आज हम विज्ञान के एक बहुत ही रोचक और शायद सबसे बुनियादी अध्याय की गहराई में उतरेंगे। पादप में जनन, मतलब पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उसके लिए कक्षा 7 की NCERT पाठ्यपुस्तक पर आधारित कुछ बहुत ही साफ और विस्तृत नोट्स हैं। और हमारा मकसद है कि इन नोट्स के हर एक बिंदु को, हर एक तस्वीर को क्रम से समझें, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिक्षक क्लास में पढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड पर अध्याय का शीर्षक है अध्याय 8 पादप में जनन, और ये कक्षा 7 विज्ञान NCERT पर आधारित है। ठीक है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जनन आखिर है क्या? यहां परिभाषा दी गई है। माता पिता से संतति यानी नए जीव का जन्म जनन कहलाता है। इसका मतलब बहुत सरल है। जब किसी जीव से उसी की तरह का एक नया जीव पैदा होता है तो उस पूरी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। अगला बिंदु है, किसी भी वंश या प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। बिल्कुल। अगर जीव जनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अपनी नस्ल को दुनिया में बनाए रखने के लिए जनन बहुत जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि आम के पेड़ से आम का ही पौधा उगेगा और गुलाब के पौधे से गुलाब का। ऐसा नहीं हो सकता कि आम के बीज से अमरूद निकल आए। अच्छा, अब अगली स्लाइड में जनन की विधियों के बारे में बताया गया है। एक चार्ट है यहाँ पर। ये दिखाता है कि पौधों में जनन 2 तरीकों से होता है। पहला है अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में लिखा है, पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं और केवल एक जनक मतलब सिंगल पेरेंट शामिल होता है। अलैंगिक का मतलब ही है जिसमें लिंग की जरूरत ना हो। तो इसमें पौधे के किसी भाग से ही नया पौधा बन जाता है, बीज की कोई जरूरत नहीं होती और सिर्फ एक ही जनक पौधा काफी होता है। और दूसरा तरीका है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी। इसके बिंदु हैं, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं और 2 जनक नर और मादा शामिल होते हैं। हाँ, तो इसमें नर और मादा दोनों की भूमिका होती है और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में बीज बनते हैं और उन्हीं बीजों से फिर नया पौधा उगता है। ठीक है, तो अब अलैंगिक जनन के एक प्रकार को समझते हैं, कायिक प्रवर्धन। इसकी परिभाषा है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली से नया पादप प्राप्त किया जाता है। कायिक का मतलब होता है शरीर। तो पौधे के शरीर के किसी हिस्से से, जैसे जड़, तना या पत्ती से जब नया पौधा उगाया जाता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी भी दी है, गुलाब या चंपा के तने की कलम, जिसे कटिंग कहते हैं, काटकर मिट्टी में दबाने से नया पौधा उगता है। और दाईं ओर एक तस्वीर में पौधे का तना और उस पर एक कली भी दिखाई गई है। ये तो बहुत ही आम तरीका है, हम सबने देखा होगा। तने का एक टुकड़ा जिसमें कली हो, उसे काटकर मिट्टी में लगा देने पर उससे जड़ें निकल आती हैं और एक पूरा नया पौधा तैयार हो जाता है। शब्दावली में 2 शब्द दिए हैं, पर्वसंधि नोड, तने का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है। हाँ, पर्वसंधि तने पर वो गांठ जैसी जगह होती है जहां से पत्तियां निकलती हैं। और दूसरा है कायिक कलिका, एक्सिलरी बड। पत्ती के कक्ष में कली होती है जो प्ररोह यानी शूट के रूप में विकसित होती है। हाँ, तो कायिक कलिका वो छोटी सी कली है जो पत्ती और तने के जोड़ के बीच में होती है, जिससे नई टहनी निकल सकती है। यही असली चीज है। अब कायिक प्रवर्धन में ही भूमिगत तनों की बात करते हैं। इस स्लाइड में आलू, अंकुरित आलू और अदरक की तस्वीरें हैं। अच्छा। यहाँ एक एक्टिविटी है जिसमें आलू की आंख या आइज के बारे में बताया गया है। लिखा है, आलू पर पड़े क्षत चिन्ह को आंख कहते हैं। हाँ, आलू में जो वो छोटे छोटे गड्ढे या उधार दिखते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में आंख कहते हैं, वो असल में उसकी कलियां ही होती हैं। अच्छा, तो आगे लिखा है, आंख वाले आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा उगता है। बिल्कुल। अगर हम आलू का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें आंख हो, उसे मिट्टी में बो दें तो उसी आंख से नया आलू का पौधा उग जाता है। और उदाहरण दिए गए हैं, अदरक और हल्दी भी इसी प्रकार उगते हैं। जी, अदरक और हल्दी भी जड़ नहीं है, बल्कि ये भी भूमिगत तने ही हैं और इनके टुकड़ों से भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। अब पत्तियों द्वारा प्रवर्धन की बात करते हैं। उदाहरण है ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं।
बाईं तरफ इसकी पत्ती का एक चित्र है जिसके किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं दिख रही हैं। ये तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, लिखा है इसके पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि पत्ती गीली मिट्टी पर गिर जाए तो प्रत्येक कली नए पौधे को जन्म देती है। मतलब पत्थर चट्टा की पत्ती के किनारों पर ही नन्हे नन्हे पौधे उगने लगते हैं, और जब ये पत्ती जमीन पर गिरती है तो ये छोटे पौधे जड़ पकड़कर बड़े हो जाते हैं। कमाल है। अब जड़ों की बात करते हैं। उदाहरण है शकरकंद या स्वीट पोटैटो और डहेलिया, डालिया। इनकी भी तस्वीरें दी गई हैं। हाँ, तो शकरकंद और डहेलिया की जड़ों से भी नए पौधे उग सकते हैं। ये जड़ें असल में भोजन इकट्ठा करके मोटी हो जाती हैं और सही माहौल मिलने पर इनमें से नए पौधे निकल आते हैं। यहाँ एक नोट भी है, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। क्या कैक्टस का पौधा बन सकता है? अगली स्लाइड में कायिक प्रवर्धन के लाभ बताए गए हैं। यहाँ एक कार्टून पूछ रहा है, क्या कायिक प्रवर्धन का कोई लाभ है? तो क्या है लाभ? 3 लाभ बताए गए हैं। पहला, कम समय, पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, जल्दी फल फूल, बीजों से उगने वाले पौधों की तुलना में इनमें पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। बिल्कुल, बीज से पौधा उगने, बड़ा होने और फिर फल देने में काफी समय लगता है, पर कलम लगाने या कायिक प्रवर्धन से ये प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। और तीसरा लाभ है यथार्थ प्रतिलिपि। नए पादप जनक पादप की हूबहू प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है कि नया पौधा अपने जनक पौधे की, कह सकते हैं, फोटोकॉपी जैसा होता है। अगर आपको किसी खास पेड़ के फल बहुत पसंद हैं, तो कायिक प्रवर्धन से आप ठीक वैसा ही दूसरा पौधा बना सकते हैं। अब अलैंगिक जनन का एक और तरीका, मुकुलन। ये यीस्ट में होता है जो एक कोशिकीय जीव है। अच्छा, बडिंग। हाँ, प्रक्रिया बताई गई है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल जनक से अलग होकर नई कोशिका बनाता है। इस स्लाइड में जो चित्र है उसमें ये प्रक्रिया साफ दिख रही है। एक यीस्ट कोशिका पर एक छोटा सा उभार यानी मुकुल बनता है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर अलग होकर एक नया यीस्ट बन जाता है। और कभी-कभी एक चेन भी बना लेते हैं। हाँ, कभी-कभी अलग होने से पहले ही फिर से मुकुलन करने लगते हैं, जिससे एक चेन जैसी बन जाती है। ठीक है। अगला तरीका है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। ये शैवाल यानी एल्गी जैसे स्पाइरोगाइरा में होता है। अच्छा, वो जो तालाबों या ठहरे हुए पानी में हरे रंग के गुच्छों जैसा दिखता है। हाँ, वही प्रक्रिया है। जल और पोषक तत्व उपलब्ध होने पर शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड नए जीवों में वृद्धि करते हैं। चित्र में एक लंबा स्पाइरोगाइरा का तंतु 2 टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाया गया है। ये बहुत सरल है। जब ये लंबा तंतु टूटता है तो हर टुकड़ा बढ़कर एक नया पूरा तंतु बन जाता है। अगला है बीजाणु निर्माण, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ डबरोटी की फफूंद और फर्न का चित्र है। उदाहरण है डबरोटी की फफूंद, मॉस, फर्न। तो फफूंद में जो धागे जैसी संरचना दिख रही है वो कवक जाल है, और उसके ऊपर जो गोल थैली जैसी रचना है वो बीजाणु धानी है। इसी के अंदर हजारों बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं। यहाँ सुरक्षात्मक आवरण के बारे में भी बताया गया है। बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढके रहते हैं। मतलब ये बीजाणु बहुत मजबूत होते हैं। उनका बाहरी कवच इन्हें गर्मी और सूखे से बचाता है, और जैसे ही उन्हें नमी और सही तापमान मिलता है ये अंकुरित होकर नई फफूंद या फड़न उगा देते हैं। ठीक है, तो ये थे अलैंगिक जनन के तरीके। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। हाँ, फूल ही पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। यहाँ 2 तरह के पुष्प दिखाए गए हैं। पहला, एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके। इनमें या तो केवल पुंकेसर होता है या फिर केवल स्त्री केसर। उदाहरण है मक्का, पपीता, ककड़ी। मतलब एक लिंगी फूल में या तो नर भाग होगा या मादा भाग, दोनों एक साथ नहीं होंगे। और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं।
उदाहरण है सरसों, गुलाब, पिटूनिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विलिंगी फूल में नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही फूल में मौजूद होते हैं। अब अगली स्लाइड में पुष्प के भागों को और विस्तार से दिखाया गया है। नर और मादा जनन अंगों के चित्र हैं। ठीक है। नर जनन अंग है पुंकेसर, स्टेमन। इसके 2 भाग हैं, परागकोश एंथर और तंतु फिलामेंट। हाँ, तो पराग कोश के अंदर पराग कण यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो नर युग्मक है, और तंतु वो डंडी है जो पराग कोश को सहारा देती है। और मादा जनन अंग है स्त्री केसर, पिस्टल। इसके 3 भाग हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और अंडाशय ओवरी। जी, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर का चिपचिपा हिस्सा है जो पराग कणों को पकड़ता है। वर्तिका एक नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, और अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं जहां मादा युग्मक बनता है। तो अब आता है परागण यानी पोलिनेशन। परिभाषा है पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। चित्र में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पराग कणों का नर भाग से निकलकर मादा भाग तक पहुंचना, बस यही परागण है। ये 2 तरह का है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरते हैं, जबकि परपरागण में परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के फूल तक जाते हैं। और ये जाते कैसे हैं? परागण के कारक हैं पवन, जल और कीट। यहाँ एक बॉक्स में सवाल भी है कि पुष्प रंग बिरंगे और सुगंधित क्यों होते हैं? ताकि वे कीटों को आकर्षित कर सकें। कीट जब रस चूसने आते हैं तो परागकण उनके शरीर से चिपक जाते हैं, और जब वे दूसरे फूल पर जाते हैं तो परागण में मदद करते हैं। तो परागण के बाद अगला कदम है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परिभाषा है नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज जाइगोट कहलाती है। मतलब जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस मिलन से जो पहली कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। प्रक्रिया के 4 चरण चित्र में भी दिखाए गए हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है, फिर एक पराग नलिका अंडाशय तक पहुंचती है। हाँ। फिर नर और मादा युग्मक का मिलन होता है और आखिर में युग्मनज भ्रूण एम्ब्रियो में विकसित होता है। ये पूरी प्रक्रिया ही एक नए जीवन की शुरुआत है। युग्मनज ही विकसित होकर भ्रूण बनता है जो बाद में बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है। अब अगली स्लाइड में है फल और बीज का विकास। यहाँ बताया गया है कि निषेचन के बाद क्या होता है। अच्छा, अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निषेचन के बाद फूल का अंडाशय बड़ा होकर फल बन जाता है और उसके अंदर मौजूद बीजांड बीज बन जाते हैं। तो हम जो फल खाते हैं वो असल में पौधे का पका हुआ अंडाशय है। गूदेदार फल के उदाहरण हैं आम, सेब, संतरा, और कठोर फल के बादाम, अखरोट। अब है बीज प्रकीर्णन यानी सीड डिस्पर्सल। और सवाल है कि ये आवश्यक क्यों है? सही सवाल है। स्लाइड में 2 चित्र हैं। एक में पेड़ के नीचे बहुत भीड़ भाड़ है और दूसरे में पौधे दूर दूर स्वस्थ रूप से उग रहे हैं। हाँ, तो अगर सारे बीज एक ही जगह गिर जाएंगे तो उन्हें धूप, पानी और पोषण के लिए आपस में लड़ना पड़ेगा। इससे कोई भी ठीक से नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बीजों का दूर दूर तक फैलना यानी प्रकीर्णन उनके स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है। तो प्रकीर्णन के कारक क्या हैं? पहली बात हो रही है पवन और जल की। हवा द्वारा फैलने वाले बीजों की विशेषता है कि वे पंखयुक्त, हल्के या रोईंदार होते हैं। उदाहरण सहजन, द्विफल जिसे मैपल कहते हैं, और मदार। इन बीजों की बनावट ही ऐसी होती है कि हवा इन्हें आसानी से उड़ाकर दूर ले जा सके, जैसे कोई पैराशूट हो। और जल द्वारा फैलने वाले बीजों की विशेषता है कि उनका बाहरी आवरण स्पंजी या तंतुमय होता है। उदाहरण नारियल। हाँ, नारियल का छिलका उसे पानी में तैरने में मदद करता है, जिससे वह बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब प्रकीर्णन के अगले कारक हैं जंतु और विस्फोट। जंतुओं द्वारा फैलने वाले बीज कांटेदार होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचना होती है। उदाहरण यूरेना ज़ेंथियम। सही, ये कांटेदार बीज जानवरों के बालों से या हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं और हम अनजाने में ही उन्हें दूर दूर तक फैला देते हैं। और आखिरी तरीका है विस्फोट द्वारा। इसमें फल झटके के साथ फटते हैं और बीज दूर बिखर जाते हैं। उदाहरण इरंड,
बालसम। जी, जब इन पौधों की फली सूख जाती है तो वो चटक कर खुलती है और बीजों को दूर फेंक देती है। चलिए अब अगली स्लाइड में पूरे अध्याय का सार है। हमने क्या सीखा? एक तरह से रिवीजन है ये। हाँ, मैं मुख्य बिंदु पढ़ता हूँ। पादप में जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। सही। अलैंगिक विधियां हैं खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन में परागण और निषेचन की आवश्यकता होती है। जी। पुष्प के 2 भाग होते हैं, नर यानी पुंकेसर और मादा यानी स्त्री केसर। बिल्कुल। निषेचन के बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और अंत में बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। तो ये इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में एक अभ्यास है जो परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सही मिलान करें। हमें कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला है कली मुकुल, बड। इसका मिलान होगा यीस्ट से, क्योंकि यीस्ट में मुकुलन होता है। ठीक है। दूसरा आंख, आई। यह आलू से संबंधित है। तीसरा खंडन, फ्रैगमेंटेशन। यह स्पाइरोगायरा में होता है। चौथा पंख, विंग्स। यह द्विफल या मेपल के बीज में होते हैं। और आखिरी बीजाणु, स्पोर्स। इसका मिलान होगा डबल रोटी की फफूंद से। तो ये था पादपों में जनन के अध्याय का एक विस्तृत अवलोकन। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।